हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट एसएसटी की मैंने आपको बताया है मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दिया था एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे भी कि हमारा ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका है 6, 7, 8 तीनों क्लास का। और आपको पता है कि डेली 12 बजे हमारा पॉलिटी चल ही रहा है। तो क्लास 6 की पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। तो डेली दो दो क्लासेस होती हैं, तो ऐसा कोई कुछ है भी नहीं कि आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका 1 वीक के अंदर सब कुछ कंप्लीट। देखो ज्योग्राफी मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप इसके नोट्स बनाते रहो पीडीएफ से। बाकी हिस्ट्री भी आपका मैंने 6 एंड 7 का करा दिया है और पॉलिटी भी क्लास 6 की हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की हिस्ट्री। उसका पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं और अभी तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें टोटल 8 चैप्टर है, जो ये है तो 8 दिन में ख़त्म। और ये दिखाना चाहूँगी, हम नए एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग पुराने एनसीईआरटी से भी पढ़ा रहे होंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपका बुक जो है चेंज हो चुका है। कुछ चैप्टर्स को ख़त्म किए गए हैं, कुछ मर्ज किया गया है। तो नई एनसीईआरटी से मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल 8 चैप्टर है, हर दिन एक करेंगे, 8 दिन में ख़त्म। तो आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट, ज्योग्राफी भी एंड पॉलिटी भी आपका 1 या 2 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम धीरे धीरे और क्लासेस करते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो डेली वीडियो लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। आप सभी को दिल से धन्यवाद। तो जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग हर दिन अगर ऐसे करेंगे तो आपका सीटेट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। और एसएसटी इसीलिए मैंने पहले कंप्लीट कराने के बारे में सोचा है, क्योंकि पेपर 2 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो इस बार मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट जो लोग मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, जितने भी 5-10 हज़ार, सभी का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड हो। टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह मिल जाती है, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। वैसे भी आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बट मैं टेलीग्राम में डेली क्लासेस भेज देती हूँ, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला ही चैप्टर है और आज से ही शुरुआत हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और मिलती जाएंगी। हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, बट इसके पहले थोड़ा सा चैप्टर का समरी देखना जरूरी है ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि आखिर में ये प्रारंभिक कथन कैसे, कब, कहाँ, इसका क्या मतलब है। देखो, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर इतने में मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या लिखा है, तो इसमें यही लिखा है कि 1800 जैसे होता ना 1851, कोई भी डेट। आखिर में ये इतना जरूरी क्यों है? कोई भी तारीख जो है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कब किस राजा ने शासन किया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम क्यों इस चीज़ को रटते हैं, क्यों याद कर रहे हैं, इसका क्या संबंध है? तो यही इसमें बताया जाएगा कि आखिर में तारीख की इंपॉर्टेंस क्यों है। देखो इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। तो ये इसलिए भी जरूरी है ना कि मान लो आपको बताना हो कि यार पहले तो जैसे कि आप आज हम लोग ट्रेन से, प्लेन से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, तो आज ये सभी जगह है, बट पहले ये कब शुरू हुआ होगा, तो उसका तुलना करने के लिए। ठीक है, कि आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी। तारीख अगर हमें पता होगा कि अच्छा चलो, मतलब कि आज से 20 साल पहले या कोई भी डेट होगा, उस समय ये चीज़ें नहीं थी बट आज अवेलेबल हैं, और पहले जो चीज़ें थी उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम लोग समय का जिक्र करने लगते हैं कि अच्छा पहले के समय में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, लोग कितना स्ट्रगल करते थे। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी कि आखिर में तारीख हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों के लिए है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, कॉपी है मेरे पास, पेन में है। हम ये सोचते ही नहीं है कि यार अभी तो है ये, बट पहले क्या था ये, और आया भी तो कब से आया। हम लोग जो है क्यूरोसिटी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा मोबाइल चला रहे हैं, पहले भी ऐसा ही होगा। लेकिन हम सबके सामने कभी भी अचंभे के क्षण आते हैं, कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और कई बार हम लोग सवाल भी पूछने लगते हैं कि क्या वाकई ये ऐतिहासिक है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे आप चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हो कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठेगा कि आखिर में इसका निर्माण कब हुआ होगा, और जब ये नहीं था तो लोग कैसे यात्रा करते थे। ठीक है, और अभी तो अखबार में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, पहले तो अखबार नहीं छपते थे, फिर लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। इन सभी चीज़ों में जो है तारीख की इंपॉर्टेंस होती है।
ठीक है, तो ये है इस चैप्टर में। अब आप समझ जाएंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कब हुआ, कैसे, कहाँ पर, यही सारी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, ये बेसिकली हमको पढ़ना है कि आखिर में पहले कौन सी चीज़ें थी, अब किस चीज़ का विकास हुआ है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि इस चैप्टर में आज जो है पहला है, तो कुछ कुछ कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि लिप्टन टी है, आप इसका विज्ञापन देख सकते हो, कॉफ़ी एंड टी, ये प्रोविज़न, ये विज्ञापन है, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमको पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं। तो ये पुराना ही तो है विज्ञापन, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इससे आपको पता चल रहा है, इस विज्ञापन से ही तो आपको पता चल रहा है ना कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह से तैयार हुआ है और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में यह लिप्टन चाय, ये 1922 का है, लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। तो इसी विज्ञापन से पता चला कि अच्छा, दुनिया भर के लोग लिप्टन टी पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिएगा पीछे की तरफ, ये रहा भारतीय महल, आपको दिख गया होगा, ये रहा फोटो में, देखिए, ठीक है। तो हमको पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो राजकुमार आर्थर जो है वो किसका बेटा है, तो ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा, और इसको किसकी पदवी दी गई थी, ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, ये रहा राजकुमार आर्थर, ये ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि तारीख हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है। तभी तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा वो समय क्या होगा। हम समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे ही धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। तो इसके लिए आप कोई एक क्लियर डेट थोड़ी ना बता सकते हो कि अच्छा इस डेट से चाय पीना स्टार्ट हुआ था। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये भी तो बताना संभव नहीं है। क्योंकि बदलाव एक दिन में तो आता नहीं है, वो धीरे धीरे आता है। कोई अचानक से थोड़ी ना कब्जा कर लेता है, वो धीरे धीरे जो है अपना वो कब्जा करता है। तो इसके लिए डेट बताना गलत है कि इस डेट से, चाहे चाय जो है अचानक से कोई पीना शुरू नहीं किया होगा। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। और आपको पता नहीं होगा, तारीख से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर में हिस्ट्री में तारीख की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई तिथि नहीं बता सकते हैं। ओके, राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं कि अच्छा ये समय रहा होगा। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखाई देने शुरू होंगे। समझ गए आप तारीख कि कहाँ पे तारीख बताना सही है और कहाँ पे गलत है। ठीक है, और इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्योरों को ही इतिहास माना जाता था, और यह इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, उनका कब विवाह हुआ है, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन कौन से उसने लड़ाई लड़ी, कब मरा, उसके बाद से कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, शादी तो एक ही दिन हुआ होगा, उसका डेट बता सकते हैं। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो अब समझ गए होंगे आप कि किस तरह की तिथियों का महत्व बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है। तो आप यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम लोग सोचते हैं कि यार इतना डेट क्यों याद करना पड़ रहा है, क्यों इतने हिस्ट्री में हमें जो है ये साल वो दिन याद करना पड़ता है। वो इसीलिए कि आप तुलना कर सकें कि पहले के समय पे कौन सा राजा किस समय लड़ाई लड़ा। इस चीज़ के लिए हम तारीख नहीं याद करते हैं कि जो है चाय पीना कब से शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से तो आपको ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से देखते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ नोट करें। पूछा गया था कि प्रथम गवर्नर जनरल का नाम बताओ, तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा।
ठीक है। गवर्नर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रथम है। देखो हमेशा प्रथम और लास्ट ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला और आखिरी। याद रखना, पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स है। और आखिरी वायसराय कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों नाम अपने कॉपी में ऊपर ही लिख लो। यकीन नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन केवल सीटेट में नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट हर जगह पूछता है। हर जगह जो भी जीएस वाला होगा ना, अभी बीपीएससी हो रहा है जीएस का 1 to 5 हर जगह पूछेगा। पहला गवर्नर जनरल है वॉरेन हेस्टिंग्स और आखिरी हमारा जो वायसराय है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए हैं बट हमको पहला और आखिरी याद करना है। ठीक है, चलिए। तो गवर्नर जनरल और वायसराय भी कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो आप पहला और लास्ट याद रखिए। पहला है वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल है, और आखिरी वायसराय हमने अभी देखा वो है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। तो इतिहास यहाँ पे बताया जा रहा है कि इतिहास की सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। और यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। मतलब कि इनके जीवन में ही के ही बारे में जानो आप, इन लोगों के जीवन के बारे में कि कब क्या कर रहे हैं, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। ठीक है। तो चलिए, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ये वही है वॉरेन हेस्टिंग्स, ये देख लीजिए। बताइए वॉरेन हेस्टिंग्स कौन है? अभी मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो ताकि आपको याद रहे। चलो, अब हम अवधियां कैसे तय करते हैं। देखो 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, याद रखने वाला है, और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं ब्रिटिश भारत का इतिहास, नामक एक किताब लिखी। तो ये स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, यकीन नहीं मानोगे आप, उसमें ये लिखा था कि जो जेम्स मिल है इसने कौन सी किताब लिखी, तो वो है ब्रिटिश भारत का इतिहास। फिर ये स्टेटमेंट था कि क्या जेम्स मिल ने जो है विशाल, नहीं, ये लिखा था कि जेम्स मिल ने विशाल खंडों को कितने भाग में जो है बांटा। तो याद रखिएगा 3 विशाल खंडों में, ये 3 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। साथ में इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई है ये भी पूछा था कि इस किताब में उन्होंने, ये जो जेम्स मिल की है, इसमें भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री में आपको पता है कि कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो, इनके बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और इन्होंने कितने 3 विशाल खंडों में बांटा है। इसमें चर्चा किसकी हुई है? भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, मतलब 3 कालखंडों में बांटा गया है। किसको? भारत के इतिहास को। ठीक है। तो ये मैं कह रही हूँ तो इसलिए ज़रूर नोट करो अपने कॉपी में। चलो, अब हम जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब इतिहास को हम अलग अलग जो है कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, ये भी तो एक रीज़न होना चाहिए। तो देखो इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियत, उसकी केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये समय अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली पता चलता है कि कालखंड में कि अच्छा पहली अवधि से अभी तक में क्या क्या बदलाव आया है। अभी हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा, तो मिल को क्या लगता था, तो इनको जो जो चीज़ें लगती थी वो भी पूछा जाता है। ठीक है। तो मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज जो हैं वो सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ये स्टेटमेंट है। अगर मान लो लिख दिया है कि इसमें से बताओ कौन सा सही है, और वहाँ पे लिख दे कि यूरोप से पीछे नहीं आगे है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मिल को क्या लगता था। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले, मतलब इतिहास के बारे में उनकी बात हो रही है, मिल की बात हो रही है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ठीक है। ये ऐसा मिल को लगता था। उसके बाद से जो मिल की राय में इनका और क्या क्या मतलब इनका क्या सुझाव था कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा हुआ था कि मिल को लगता था कि अंग्रेजों के मदद के बिना भी हिंदुस्तान प्रगति कर सकता है, बट ये गलत है, नहीं कर सकता है, ऐसा मिल को लगता था। ठीक है। चलिए अब यहां से देख लेते हैं।
प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो भारतीय इतिहास थे वो कितने भागों में बांटकर देखते थे? एक तो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी कहाँ से आई है? पश्चिम से आई है। तो याद रखिएगा, बांटने का जो समझ है वो पश्चिम से आया है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन जो समाज है वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की विशेषता नहीं थी। ठीक है। उसके बाद से जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, जो अभी हमने किताब की बात की, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किताब, ना कि जेम्स मिल की किताब। तो ये बता रहा है कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता नहीं थी, ना स्वतंत्रता थी, ना मुक्ति थी, ना ही कोई आर्थिक विकास था, ना प्रगति का दौर था। इसीलिए लोग इसको बोलने लगे औपनिवेशिक युग। तो अब ये औपनिवेशिक युग क्या है? और ये क्वेश्चन पूछता है कि औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, ये क्या है? तो चलो इसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। देखिए, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे देश को जीता और स्थायी नवाबों और राजाओं को क्या कर लिया, दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद से उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर कंट्रोल किया और अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्व वसूलना स्टार्ट किया। अब उनको जो भी चीज़ उनके ज़रूरत की थी ना, उसको सस्ती कीमत पर खरीदा, बहुत ही सस्ते में, और निर्यात के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई ताकि उसे मोटा पैसा कमाएं। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताएं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर मान लो हमारा भारत देश है, दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, यहाँ पर देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं औपनिवेशीकरण। समझ गए औपनिवेशीकरण का मतलब क्या होता है? औपनिवेशिक का मतलब यही होता है कि जब जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश को जीत कर कब्जा कर लिया, नवाब और राजाओं को भी कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद से उन्होंने हमारे जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो समाज है, सभी पे अपना कंट्रोल किया। अपने खर्चों को निपटाने के लिए जो है वो टैक्स वसूलने लगे। जो उनके काम की चीज़ें थी उसको वो सस्ते दाम पे खरीदने लगे, और जिसे वो मोटा पैसा कमा सकते हैं जिस भी फसल से, उसकी वो खेती कराने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा, मान लीजिए कि हमारा जो मूल्य है, हमारी मान्यताएं हैं, पसंद, रीति रिवाज, इन सभी पे कंट्रोल किसका हो गया? अंग्रेजों का। इट मीन्स कि जब भी एक देश, कोई भी देश हो सकता है, दूसरे देश के दबदबे से, मान लीजिए कि हम अंग्रेजों की वजह से हम लोग क्या किए, दबदबे से हमने क्या कर लिया, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। तो उसके दबदबे से ये सारे परिवर्तन आते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। वो अपना धर्म थोपने की भी कोशिश करते हैं। तो इसी को कहते हैं औपनिवेशीकरण। और ये स्टेटमेंट में पूछा था, बहुत सारी लाइन लिखी गई थी और पूछा था इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं औपनिवेशीकरण। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये भूलेंगे इसकी परिभाषा। चलो, अब मैंने आपको बता दिया। अब ये देखते हैं यहाँ से कि ये प्रशासन अभिलेख तैयार करता है, क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। देखिए, आपको सारी चीज़ें मैंने बताई। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि प्रशासन अभिलेख अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, मतलब अंग्रेजों को ये क्वेश्चन पूछा था कि अंग्रेज जो है क्या अपनी हर चीज़ को लिखवाते थे? तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ हो रही है ना, चाहे उनका निर्देश हो, योजना हो, फैसला हो, सहमति हो, उन सभी को साफ साफ लिखना जरूरी होता है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को हम अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन हो सकता है। तो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हो गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो लोग लिख कर रखते थे हर एक चीज़। इवन अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर,
कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए इन्होंने क्या किया, अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए क्या बनवाए गए थे, अभिलेखागार और संग्रहालय। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, 1920 के दशक में बनाया गया। यहाँ पर सारी चीज़ें संभाल कर रखी जाती थी। ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये गृह विभाग को भेजा गया था रिपोर्ट 1946 में, जो औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। तो विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रहे थे उसके कुछ नमूने दिए गए हैं, जैसे कि बम्बई का हो गया, कराची का हो गया, विशाखापट्टनम। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए, अभी हमने देखा कि सब कुछ लिखने का एक तरीका था, वो हर चीज़ अंग्रेज जो है लिखवा कर रखते थे। तो ये किससे लिखवाते थे, जो लोग बहुत सुंदर, जिनकी हैंड राइटिंग होती थी। तो ये लोग क्या करते थे ना कि हर चीज़ इनको लिखवा कर रखना है, तो उन्हें खुसन वीसी के माहिर लिखते थे। जो खुसन वीसी हैं उसके माहिर लिखते थे। खुसन वीसी का मतलब सुलेखन वीश। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते हैं। तो खुसन वीसी या फिर सुलेखन का मतलब ही होता है ना लिखना। तो ये सुलेखन का अर्थ पूछ लिया मान लो एग्जाम में कि क्या होता है, तो जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। क्योंकि देखो उस समय क्या था ना कि छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी, और इसी तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां भी बनाई जाने लगी थी। ठीक है, चलिए। सर्वेक्षण का महत्व भी बढ़ा था। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी जो है महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी भी देश पर अच्छी तरह से शासन करने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि अंग्रेज जो है किस तरीके से शासन करते थे। उनका यही मानना था कि पहले हम इसको जाने, तो इस देश को जानते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे फायदे की हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरे देश का नक्शा तैयार करवाया। फिर उसके बाद से गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए कि मान लो यहाँ की मिट्टी किस तरह की है, गुणवत्ता कैसा है, किस वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनका, जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसलों का पता लगाए। फिर अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए, मतलब उनको लगता था कि पहले ये सारी चीज़ें हमें जाननी होगी। फिर उन्होंने क्या किया, 10 साल में जनगणना भी वो कराने लगे, और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में भी जानकारी इकट्ठा हुई, ताकि हम इन पे अच्छे से शासन करें। फिर उसके बाद से इसके अलावा इन्होंने वानस्पतिक सर्वेक्षण किया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक, मानवशास्त्रीय, वन सर्वेक्षण और कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए थे। यहाँ पर ये आपको शरीफे का पौधा दिख रहा है, ये भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी कि किस तरीके का जो है, अभी मैंने आपको बताया ना, पौधों के बारे में, जानवरों के बारे में, ताकि ये रिकॉर्ड रख सकें और शासन करने के लिए भी सारी जानकारी इन्हें चाहिए। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अधिकृत रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चलता, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं उसे हमें कौन सी जानकारी नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट, ये 1857 का विद्रोह है। ये देखिए फोटो। तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच की पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है, ये वाला। ठीक है, और इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, पहले ऐसे लिखा रहेगा, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। तो याद रखिएगा कि 1857 की तस्वीर के नीचे क्या लिखा था, बागी सिपाही लूट खसोट इसमें लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में जो विद्रोही जनता है, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि जो विद्रोही जनता है वो लालची है, दुष्ट है और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे इसको। चैप्टर 5 में इनसे हमें यह भी पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी मतलब किन चीज़ों में थी, और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती, अभी देखा ना हमने कि रिकॉर्ड से हमको क्या चीज़ें नहीं मिलती, कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती थी।
ठीक है। और जैसे जैसे आपको पता है कि छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए भी लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा जब ये छपाई की तकनीक बढ़ी। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरीके के अनुभव रखते थे, अनुभव से गुजर रहे थे, क्योंकि जो भी लिखाई का काम है वो पढ़े लिखे लोग करते थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर तारीख से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने आपको बताया था कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 काल में खंडों में बांटा था। तो इस सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, सही गलत बताओ। तो यस, बांटा था, आपने देखा ही होगा। सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताओ, आम लोगों की बात, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि सरकारी दस्तावेज से हमें ये नहीं पता चलेगा, आम लोगों के बारे में नहीं पता चलेगा। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरीके से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ, तभी तो वो अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ये बात सही है, ये भी, ये गलत है। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं थी। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा, अभिलेखागार बनवाए थे, आपने देखा होगा, अभी मैंने फोटो भी दिखाई थी। और इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो गवर्नर जनरल वायसराय, साथ में यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किसको क्या लगता था, किस कालखंड में बांटा गया है, अंग्रेज किस तरीके से शासन करना चाहते थे, उनकी सोच क्या थी। और जैसे कि जो गरीब लोग हैं वो तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो उनके बारे में आपको नहीं पता चलेगा, उनके अनुभव के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, जो भी डाउट होगा आप मुझे बता देना। बेसिकली जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुना है ना, तो भी आप स्टेटमेंट कर लोगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग लगाना ही पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि 150 क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं है कि 150 में से आपको सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एलिमिनेशन, टैग वर्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपना सही आंसर निकालना होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगी, कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं, स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल से बताई जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, प्लीज़ जाते जाते आज तो एटलीस्ट 500 लोग लाइक कर दीजिए, बाकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा।